Hi, this is Rijuta Sharma. I am back once again with another new chapter with another inspiring story. So let's see what's the new story is all about. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सैल्मा लेगरलोफ ने. Why did the author name the chapter रेड ट्रैप? लेखिका ने इसका नाम रेड ट्रैप क्यों रखा? Let's find the answer to this question. आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं इस चैप्टर में. So first of all we see that the whole world, ये जो पूरा संसार है, it is full of different types of attractions. ये विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से भरा है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, हमको लुभाती हैं, जैसे कि प्रेम, प्यार, शादी विवाह के बंधन, सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो कि यश, नाम, पद, प्रतिष्ठा का पर्याय हैं, प्रकृति के सुंदर नज़ारे, झील, तालाब, नीला आकाश, बड़े बड़े समुद्र, झरने, फव्वारे, हरे भरे घास के मैदान, विभिन्न प्रकार की अट्रैक्टिव ड्रेसेस, धन, दौलत, रुपया, पैसा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीशियस फूड्स, अलग अलग प्रकार के फूड्स, क्विजीन्स, बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटीज़, बिग सिटीज़ विच आर फुल ऑफ हसल एंड बसल, जो कि चहल पहल से भरे हैं, रोशनी से भरे हैं. ये सारी चीज़ें व्यक्ति को आकर्षित करती हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर बेट्स, BAITS. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? बेट्स हैं, चारा है. ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ें व्यक्ति को इंटिसाइज करती हैं, उनको लुभाती हैं, जिस प्रकार से कि चूहेदानी में रखा गया चारा, चूहेदानी में रखा गया खाने का टुकड़ा, स्वादिष्ट भोजन चूहे को अपनी ओर आकर्षित करता है. और जैसे ही चूहा उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तुरंत चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और चूहा जो है उसमें फंस जाता है. ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी इस चूहेदानी रूपी संसार में फंस जाता है और फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ नहीं पाता आसानी से. Now before going into the details of the chapter, let's have a look our writer Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf जो थी वो स्वीडन की रहने वाली थी और बहुत ही वहाँ की एक प्रसिद्ध लेखिका थी. 1858 में वो पैदा हुई थी और 1940 में उनकी डेथ हो गई थी. Her stories have been translated into many languages. उनकी जितनी भी कहानियाँ थी वो कई भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है. यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम. उनकी जितनी भी कहानियां हैं उसमें एक यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक सत्य जो है हमेशा विद्यमान रहता है. यूनिवर्सल माने कोई भी ऐसी बात जो हमारे देश में भी सच है, सत्य है, और देश के विश्व के किसी भी कोने में हम चले जाएं वहां भी वो बात सत्य ही रहती है. तो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल थीम. जैसे कि अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. जैसे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, गुडनेस होती है जो कि छिपी रहती है, और उस अच्छाई को हम अपने प्रेम, प्यार, अपने व्यवहार, अपनी समझदारी से उसको बाहर निकाल सकते हैं और उस व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं. She was the first Nobel Prize winner woman for literature. साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जितनी भी महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है, उनमें से सर्वप्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी सैल्मा लेगरलोफ. लेट्स लर्न द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का क्या बैकग्राउंड है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, इसके बारे में जान लेते हैं. ये स्टोरी जो है, दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर. स्वीडन की माइंस, स्वीडन की खदानें जो कि आयरन ओर यानी आयरन की लौह अयस्क के लिए यानी लोहे की कच्ची धातु के लिए जो है वो बहुत फेमस है, वहाँ पर ही यह कहानी आधारित है. एंड द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और ये कहानी जो है, जो परी कथाएं होती हैं, कुछ उसी तरह से सुनाई गई है. जैसे कि हम देखते हैं कि परी कथाओं में विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं. एक काल्पनिक कथाएं होती हैं जिसकी कल्पना करना थोड़ा सा जो वास्तविकता से दूर होती हैं और जिनका अंत जो है वो सुखद होता है, अंत जो है हैप्पी एंडिंग होती है. तो ऐसी ही एक फेरी टेल ये भी है जिसमें कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमको परी कथा की तरह लगती हैं. नाउ लेट्स सी द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर के प्रमुख पात्रों को हम देख लेते हैं कौन कौन है. फर्स्ट चैप्टर इज द रेड ट्रैप सेलर विच इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. चूहेदानी बेचने वाला एक विक्रेता है जो कि कहानी का प्रमुख पात्र है. सेकंड कैरेक्टर इज आयरन मास्टर. एक आयरन मिल है जिसका मालिक है आयरन मास्टर, और उस आयरन मिल की मालिक की डॉटर है एडला विल्मेंसन.
वो भी एक बहुत मेन कैरेक्टर है, इस वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। फिर एक और कैरेक्टर है क्रॉफ्टर, यानी कि फार्मर, किसान, जो इस चैप्टर में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सो नाउ वी कम टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए थोड़ा सा लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आइए जल्दी से समरी जान लेते हैं, जिससे कि इस पार्ट को समझने में हमको आसानी होगी। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द पैडलर। जो कहानी है एक फेरी वाले से स्टार्ट होती है। फेरी वाला यानी जो घूम घूम करके सामान बेचता है। द रेड ट्रैप सेलर है, वो चूहेदानियां बेचा करता है। ही वॉन्डर्स अवे लोनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग हिज स्मॉल रेड ट्रैप्स। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे चूहेदानियां बना करके बेचता है। टू हिम द वर्ल्ड इज वेरी अनकाइंड एंड अनसिंपैथेटिक एंड सीम्ड लाइक अ रेड ट्रैप। उसको ये सारा संसार चूहेदानी की तरह दिखाई देता है, क्योंकि सारा संसार जो है उसके लिए बहुत अनकाइंड था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डिडंट ट्रीट हिम फेयरली। उसके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं अपनाया था, बल्कि जहाँ कहीं भी वो जाता था उसको अनफ्रेंडली चेहरे दिखाई देते थे। Then comes the old crofter with no wife and child. He gave him shelter and food and makes him comfortable like good host, but he betrayed him and ran away stealing his money. फिर स्टोरी में एक दिन रेड ट्रैप सेलर जो है वो चूहेदानी बेचते बेचते एक दिन एक क्रॉफ्टर के घर में, एक किसान के घर में शरण लेता है। उसको किसान जो है घर में अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है ना उसके बच्चे हैं। वो उसको अपने यहाँ बुलाता है, उसको खाना देता है, बढ़िया पॉरिज खिलाता है, रात का खाना देता है, उसको कंफर्टेबल फील कराता है। लेकिन जो पैडलर है वो उसको बिट्रे कर देता है, उसको चीट करता है, धोखा देता है और उसका कुछ पैसा लेकर के वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक जंगल में गुम हो जाता है, जहाँ पर कि धीरे धीरे जब वो उठता है तो उसके बाद वो एक आयरन मास्टर यानी आयरन मिल के एक मालिक के घर में शरण लेता है। वो उसको आयरन मास्टर उसको दिखता है अपने मिल में पड़ा हुआ और उसको अपना एक पुराना मित्र समझ करके उसको अपने घर में आमंत्रित करता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। Who mistook him an old acquaintance, acquaintance कहते हैं परिचित को। Where he got an special treatment by Iron Master's daughter, जहाँ पर कि आयरन मास्टर की जो बेटी होती है एडला विल्मनसन, वो उस रेड ट्रैप सेलर से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उसको बहुत आतिथ्य सत्कार करती है। Finally, he was a changed person because of her kindness and love. And at the end of the story, we find that the red trap seller changed completely. अंत में हम पाते हैं कि रेड ट्रैप सेलर पूरी तरह से बदल जाता है। जो एक चोर था, जो कि एक धोखेबाज था, वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। So Let's see in detail how all these things happen. आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। And let's see the theme of the chapter. इस चैप्टर की थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस दैट कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है जिसको हम अपने व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने काइंड नेचर से उसको हम बदल सकते हैं। And we can change the world through kindness and compassion. And in addition, it teaches us that materialistic things never bring inner joy, only love and respect does. और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो इस संसार के जो आकर्षण है, जो हमको कंफर्ट प्रदान करते हैं, उनसे हम अपनी आंतरिक प्रसन्नता को, खुशी को नहीं खरीद सकते हैं, या उन चीज़ों को प्राप्त करने से हमें अंदर से प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। Now we see the another point. The story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. ये स्टोरी इस पर भी फोकस करती है कि एकांत जो होता है, लोनलीनेस जो होती है, अकेलापन जो होता है, वो व्यक्ति के जीवन को निराशा से भर देता है, दुख से भर देता है। तो इसलिए हमको एक दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता है। और जब हम अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, तो हम इस तरह से किसी भी व्यक्ति का अकेलापन है जो उसको दूर कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन दैट इन दिस चैप्टर द रेड ट्रैप सेलर, जो मेन कैरेक्टर है, वो पाता है कि जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, पूरा संसार एक चूहेदानी है। और उस चूहेदानी में हम टेम्पटेशन माने ग्रीड, लालच के कारण हम फंस जाते हैं। सो लेट्स सी द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, द रेड ट्रैप सेलर एंड इंट्रोडक्शन। आइए रेड ट्रैप सेलर का एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रेड ट्रैप सेलर के लिए इस चैप्टर में कुछ
नामों का और प्रयोग हुआ है, जैसे कि द ट्रैम्प, वैगाबंड, पैडलर। ये 3 नाम हैं जो रेड ट्रैप सेलर के लिए इस चैप्टर में बार बार आते हैं। द ट्रैम्प का मतलब होता है, ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क एंड फूड। और बैगर, एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है भोजन की खोज में या काम ढूंढने के लिए इधर से उधर जो घूमता रहता है, या भिखारी जिसे कह सकते हैं हम। वैगाबंड का भी मतलब सेम ही है, वॉन्डरर माने घुमक्कड़ व्यक्ति, एक ही जगह में जो नहीं रहता, जो घुमंतु होता है। अ पर्सन हु डजंट हैव हिज ओन हाउस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना घर नहीं होता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो वैगाबॉन्ड है या वॉन्डरर है। फिर पैडलर माने फेरी वाला, जो घूम घूम करके सामान बेचता है, उसे कहते हैं पैडलर। तो ये जो हमारा आज का मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो है, ही हैड अ appearance with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसकी एक लंबी सी दाढ़ी है, वो बहुत गंदा रहता है। He is untidy, उसके जो कपड़े हैं वो ragged हैं, चिथड़े हैं, फटे पुराने हैं। He wore torn clothes and with a bunch of rat traps, और उसके कंधे पर कुछ चूहेदानियों के गुच्छे हैं, जो बंच हैं वो लटके रहते हैं। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, आगे पीछे उसके लटके रहते हैं। डैंगल माने क्या होता है? डैंगल मीन्स हैंग और स्विंग लूजली, लटकना। पावर्टी स्टिकन लाइव्स, संकन चीक्स, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख देखी जा सकती है। हंगर मीन्स भूख, उसकी आंखों में भूख देखी जा सकती है। वो बहुत गरीब है, पावर्टी स्ट्रिकन है, और क्योंकि वो बहुत गरीब है, क्योंकि उसके पास पूरा खाने को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसके जो गाल हैं, जो उसके चीक्स हैं, वो संकन माने पिचके हुए हैं, यानी वो बहुत दुबला पतला है। एंड हिज फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी मिजरेबल। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं करने चाह रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हमने इसके मेन पॉइंट्स को इसमें उठाया है। और अगर आप कहेंगे तो इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम एक वीडियो बना सकते हैं इस पर भी। सो द रेड ट्रैप सेलर, पैडलर, वैगाबॉन्ड। फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है, सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तार के बने हुए छोटे छोटे वो चूहेदानियाँ वो बेचा करता था। वो जो तार थे, कभी कभी वो चोरी भी करता था और कभी कभी मांग करके भी उनको बनाता था। बैग्ड माने भीख मांगना। डिड पैटी थीवरी, पैटी माने छोटी मोटी जो चोरियां थी वो भी करता था। क्यों करता था वो? ताकि वो अपने बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, है ना, जीवन यापन करने के लिए वो सब ये काम किया करता था। ही वो टोन क्लोथ्स, फटे पुराने उसके कपड़े थे वैसे ही पहना रहता था। मिजरेबल कंडीशन थी उसकी, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी। चीक्स वर संकन विद एंड हंगर इन हिज आईज, उसके गाल धसके हुए थे और उसकी आंखों में भूख देखी जा सकती थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द रेड ट्रैप सेलर अ फिलोसफर। एक दिन एक कैरेक्टरिस्टिक हम उसके चैप्टर में पाते हैं कि वो एक दार्शनिक, फिलोसफर के रूप में हमें दिखाई देता है। फिलोसफर कौन होते हैं? जो जीवन के बारे में सोचते हैं जो लोग, उनको कहते हैं फिलोसफर यानी दार्शनिक। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ फिलोसफर? लाइफ अपीयर्स सैड एंड मोनोटोनस टू वैगाबंड। जीवन जो है उस वैगाबंड को, उस रेड ट्रैप सेलर को बहुत ज़्यादा मोनोटोनस माने क्या होता है? डल एंड बोरिंग लगती है उसको, नीरस लगता है जीवन उसको, और वो बहुत दुखी रहता है, दुख से भरा हुआ उसको जीवन दिखाई देता है। प्लॉट्स अलोंग द रोड लॉस्ट इन मेडिटेशन, वो इधर से उधर घूमता रहता है, अपना बेचता रहता है, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में बिजी रहता है वो, और घिसटते हुए वो चलता है, यानी उसके चाल में कोई फुर्तीलापन नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि जीवन से निराश रहता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी गया था, द पीपल डिडंट ट्रीट हिम फ्रेंडली इन अ फ्रेंडली वे, लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ही ऑलवेज फेस द सावर फेसेस, उसने लोगों के बुरे चेहरे ही देखे। तो ये सब देखते देखते बहुत ज़्यादा निराश था। एक दिन वो ऐसे घूम रहा था, एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। द होल वर्ल्ड, वो अपने चूहेदानी को देख रहा था, तभी चूहेदानी को देखते देखते उसके दिमाग में भी एक विचार आया कि द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप, कि पूरा संसार एक चूहेदानी के समान है। रिचेज, जॉयज, फूड, शेल्टर आर बेट्स लाइक चीज एंड पोर्क। ये जो इस जीवन के जो रिचेज हैं, धन दौलत है, प्रसन्नताएं हैं, मनोरंजन है, शेल्टर है, बड़े बड़े सुंदर घर हैं, भोजन है, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन है, गर्माहट है, कपड़े हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, ये सब के सब क्या है? बेट्स के समान है।
वो एक चारे के समान है। और जिस तरह से चूहेदानी में चीज और पोर्क चारे के रूप में रखा रहता है, पोर्क कहते हैं जो पिग मीट होता है, जो सुअर का मांस होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्क। तो उसी की तरह से जब चूहा इन सब के लालच में चूहेदानी में आता, फंस जाता है, इसी तरह से लोग भी इन सब अच्छी अच्छी चीजों के लालच में आते हैं और इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है प्लॉड। प्लॉड एंड ट्रस्ट, दो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। इसका मतलब होता है वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स। भारी कदमों से जब हम चलते हैं, किसी भी कारण चल सकते हैं, या तो हम निराश हो रखे हैं, चलना नहीं चाहते हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा, या हम में ताकत नहीं है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये फ्रेज इसमें यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टू सर्वाइव। प्रोवर्ब यूज हुआ है टू सर्वाइव और लिव, जीने के लिए या जिंदा जीवित रहने के लिए। नाउ वी फाइंड दैट, चलते चलते वो एक ओल्ड क्रॉफ्टर, एक किसान के घर में वो शरण लेता है। तो किसान के घर में जब वो जाता है तो किसान कैसा रहता है? क्रॉफ्टर एंड ओल्ड मैन विदाउट चाइल्ड एंड वाइफ। उस क्रॉफ्टर की, उस किसान की कोई पत्नी नहीं रहती है, उसका कोई बच्चे नहीं रहते हैं, तो वो अकेला रहता था। इसलिए वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो आया उसके अकेलेपन का साथ देने के लिए। वो उसको ऑफर्ड हिम सपर, टोबैको एंड प्लेड मजौलिस। वो उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देता है, सपर माने रात्रि का भोजन, टोबैको देता है पीने के लिए, एंड प्लेड मजौलिस। और मजौलिस जो काइंड ऑफ अ कार्ड गेम है, ये स्वीडन का एक कार्ड गेम है, उसको कहते हैं मजौलिस। तो ये उसके साथ वो खेलता है। He worked in the Rams जो आयरन वर्क्स, now owns a cow। वो कभी राम्स जो आयरन वर्क्स जो फैक्ट्री का नाम है, वहां पर वो काम किया करता था, लेकिन अभी उसके पास एक गाय है। अभी वो गाय का दूध बेचता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। टोल्ड हिम अबाउट 30 क्रोनर्स। वो जो है उस पर विश्वास करता है, क्रॉफ्टर जो है रेट रैप सेलर पर विश्वास करता है और उसको अपनी पूरी कहानी बताता है, अपने घर के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि लास्ट मंथ उसने दूध बेच करके 30 क्रोनर्स कमाए थे, और वो 30 क्रोनर्स पाउच में कहाँ पे रखे हैं, दरवाजे की खिड़की पे लटके हैं, तो वो भी वो उसको दिखाता है और बताता भी है। पैडलर स्टील्स 30 क्रोनर्स। पैडलर जो है उसको धोखा देता है। अगले दिन जब सुबह वो लोग निकल जाते हैं दोनों, तो पैडलर वापस आता है आधे घंटे के बाद, और उस क्रॉफ्टर के घर की खिड़की का दरवाजा कांच को तोड़ करके अंदर घुसता है और उसके 30 क्रोनोर जो होते हैं, क्रोनोर कहते हैं स्वीडिश करेंसी को, उसको चुरा लेता है और चुरा करके वो भाग जाता है। सो चिल्ड्रन प्लीज लिसन केयरफुली एवरी पॉइंट। ये हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वन वर्ड या MCQ का जो आंसर होता है उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं। क्रोनोर क्या होता है, राम्स जो आयरन मिल क्या है, और मजौलिस क्या होता है, ये स्वीडिश का एक ताश का खेल है। क्रोनोर क्या होता है, स्वीडिश करेंसी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स ये देख लेते हैं कि क्रॉफ्टर का जो कैरेक्टर स्केच आएगा, तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स हम उसमें लिख सकते हैं कि वो अकेले रहता था, लोनली, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, वेलकम टू रेट रैप सेलर का स्वागत करता है, दिस शोड दैट ही वॉज अ वेरी जनरस, एंड ये बताते हैं कि वो बहुत ही दयावान था, उदार व्यक्ति था, वो गाय पालता है, वो 30 क्रोनर्स उसने कमाए थे, और ये सारी बातें जो है ये उसके कैरेक्टर स्केच में आप इनको लिख सकते हैं। सो नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टक इन अ जिगजैग वुड। अब जब वो उसके यहाँ से पैसा चुरा के भागता है, तो वो क्या करता है, टू अवॉइड बीइंग कॉट टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट। वो जो हाईवे होता है उसमें नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता वो हाईवे पर, मेन रोड पे? क्योंकि वो उसको डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जा सके, तो इसलिए वो जो है वहां ना जा करके फॉरेस्ट, जंगल जाने के रास्ते को पकड़ लेता है। जंगल जाने के रास्ते पर वो चल पड़ता है, और जंगल कैसा था, वो जिगजैग माने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग डेंस फॉरेस्ट था, जिसमें कि ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के अंदर की तरफ, फॉरेस्ट के अंदर वो ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, बिकॉज ही डिडंट फाइंड द वे टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से बाहर निकलने का उसको रास्ता मिलता ही नहीं है, बिकॉज द फॉरेस्ट वॉज वेरी जिगजैग, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर टू डेथ। और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा थक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि अब उसकी मृत्यु जो है वो नजदीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नए शब्द आए थे इस चैप्टर में। क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मीनिंग होता है वन हु रेंट्स अ फार्म, एक व्यक्ति जिसका कि एक फार्म में, एक खेत में वो किराए में काम करता है। एक किसान तो है, लेकिन उसका ही डजंट हैव हिज ओन लैंड, उसकी अपनी लैंड नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, बल्कि वो दूसरे के खेत में काम करता है, उसको बोलते हैं क्रॉफ्टर। मजोलिस इज अ कार्ड गेम ऑफ स्वीडन का एक ताश का एक खेल है जिसको कहते हैं मजोलिस। क्रोनोर्स क्या होते हैं, स्वीडिश करेंसी जो होती है उसको कहते हैं क्रोनोर्स।
Now we come to the next point, and the next point is reached Ramjo iron mill. Ramjo iron mill में पहुंच जाता है Rat Trap Seller. He heard the thumping sound of hammer stroke. कैसे पहुंचता है कि जब वो जमीन पर गिर जाता है तो तभी उसको एक हैमर माने हथौड़े के स्ट्रोक्स यानी पीटने की आवाज़ें सुनाई देती है. थंपिंग साउंड, जो भारी सी जो हथौड़े पीटने की आवाज़ होती है वो उसको सुनाई देती है. उस आवाज़ को सुनकर के वो उसकी तरफ खींचा जाता है. ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द आयरन मिल. ड्रैग्ड माने घसीटते हुए वो उस आयरन मिल जहां से वो हथौड़े की आवाज आ रही थी, यानी हथौड़े की आवाज कहां से आ रही थी, एक आयरन मिल थी वहां पे आसपास में, वहां से आ रही थी, तो उस आयरन मिल में की ओर वो चल पड़ता है. एंटर्ड द फोर्ज, स्टूड क्लोज टू द फर्नेस टू वार्म हिमसेल्फ. जैसे ही वो आयरन मिल में जाता है वहां पर एक फोर्ज रहती है, एक फर्नेस रहती है. फोर्ज फर्नेस द सेम, बोथ हैव द सेम मीनिंग, यानी भट्टी, जो आग की भट्टी होती है, लोहा गलाने की जो भट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड फर्नेस. उसके पास जाकर के वो खड़ा हो जाता है. क्यों खड़ा होता है? टू वार्म हिमसेल्फ, अपने को गर्माहट प्रदान करने के लिए. बिकॉज इट मस्ट बी द विंटर सीजन, जाड़े का मौसम रहा होगा, बहुत ठंड रही होगी, तो वो अपने आप को गर्माहट देने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो भट्टी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है. आयरन मास्टर मिस्टूक हिम टू हिज फ्रेंड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन बोन स्टील. अब शाम के समय क्या होता है कि जो मिल का मालिक होता है आयरन मास्टर, वो इंस्पेक्शन के लिए आता है, और जैसे ही वो उसको देखता है, जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसका पुराना परिचित है, उसका पुराना फ्रेंड है. यानी कि कौन है? उसी के रेजिमेंट का एक कॉमरेड कैप्टन वोन स्टील. उसको समझता है, वो उसको गलतफहमी हो जाती है. ही मिस्टूक हिम. आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस. जब उसको लगता है कि उसका पुराना मित्र कैप्टन वोन स्टेल है, तो वो उसको अपने घर में आमंत्रित करता है टू सेलिब्रेट द क्रिसमस फेस्टिवल. क्रिसमस फेस्टिवल मनाने के लिए. पैडलर रिफ्यूज टू गो देयर. पैडलर वहां जाने से मना कर देता है, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड दैट इफ ही गो देयर ही कैन बी कॉट. उसको डर लगता है कि अगर वो वहां जाएगा तो वो पकड़ा जा सकता है. सो नाउ वी मूव ऑन. Previously, Ramjo Iron Works, a large plant with smelter, rolling mill and forge, but now it was closed. Few people worked there. हम देखते हैं कि पहले जो ये राम्सजो आयरन फैक्ट्री थी, ये बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन जिसमें कि उस समय स्मेल्टर भी होता था, रोलिंग मिल भी थी उसमें, और एक फोर्ज भी थी. लेकिन अब ये सब कुछ वहाँ पर बंद हो चुका था, उतना बड़े पैमाने पर काम नहीं होता था. ओनली फ्यू पीपल वर्क देयर. कुछ ही लोग वहाँ पर काम करते थे. अ ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस वर देयर. वहाँ पर अभी केवल एक ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार और उसका अप्रेंटिस, उसका जो एक हेल्पर था, वही वहाँ पर काम करते थे. यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड आए. स्मेल्टर. स्मेल्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अ फैक्ट्री फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. एक ऐसी फैक्ट्री जो कि मेटल को गलाने का काम करती है. यानी कि यहाँ पे मेटल से मतलब क्या है? कौन सा मेटल? आयरन, लोहे की बात हो रही है. तो वैसी एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे लोहा गलाया जाता है उसके अयस्क से, उसके कच्चे फॉर्म से. एंड रोलिंग टू प्रोड्यूस फ्लैट शीट्स ऑफ मेटल. और उसको गलाने के बाद, रोलिंग का मतलब क्या होता है? उसको गलाने के बाद उसको शीट्स में, यानी कि उसकी शीट्स बनाई जाती हैं गलाने के बाद. रोलिंग मिल क्या होती है? रोलिंग मिल अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस फ्लैट शीट्स ऑफ मेटल. लोहा गलाने के बाद जो उस मेटल की फ्लैट शीट्स जो बनाई जाती हैं, जैसा कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, उसका काम करती हैं रोलिंग मिल. तो राम्सजो आयरन मिल जो थी, आयरन वर्क जो था, उस समय एक बहुत बड़ी प्लांट था पहले, जो कि अब वैसा नहीं रहा. Now we come to the next part of the chapter. The peddler thought he was throwing himself voluntarily into the lion's den, so he refused to go. तो जब आयरन मास्टर पैडलर को वहाँ बुलाता है, तो पैडलर को सोचता है कि अगर वो आयरन मास्टर के घर जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी वॉलंटरीली माने अपने विलिंगली, इच्छा अनुसार वो शेर की मांद में अपने को धकेल रहा है. यानी कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो पकड़ा जा सकता है. आफ्टर हाफ एन आवर आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मनसन केम टू द फोर्ज टू परसुएड हिम. तो वो ये सोच करके कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो वहां जाने से मना कर देता है. लेकिन आधे घंटे के बाद आयरन मास्टर की डॉटर जो थी एडला विल्मनसन, वो उसको मनाने के लिए आती है. परसुएड माने उसको मनाना, आग्रह करना. आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर टू मैनर हाउस. आयरन मास्टर उसको मैनर हाउस, एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ मैनर. मैनर का मतलब होता है अ लार्ज कंट्री हाउस विद लैंड एंड अ फार्म हाउस. एक जो कंट्री हाउस होता है
उसमें एक बड़ा सा घर होता है, उससे कहते हैं मैनर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और एक फार्म हाउस भी होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनर. Now we come to the next point of this chapter. Adela Wilmanson, Iron Master's daughter, persuaded him. जब Adela Wilmanson, Iron Master की daughter उसको बनाने के लिए आती है, तो वो उसको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती है. तो जब वो उसको घर बुलाती है, एडला वॉज मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. एडला जो है वो क्वाइट शाई एंड फ्रेंडली नेचर्ड गर्ल, वो जो होती है एक बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव की, शर्मीले स्वभाव की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाली महिला होती है. और वो पर्सवेसिव, उसके पास शी हैड अ वेरी गुड पावर ऑफ पर्सवेशन, उनके किसी को भी मनाने की उसके बहुत अच्छी एक विशेषता होती है. तो हर पर्सवेसिव बिहेवियर एंड कंपैशनेट नेचर वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पैडलर. वो उसको बहुत ज़्यादा अपने घर आने के लिए आग्रह करती है, और जिसके कारण कि जो पैडलर होता है वो उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है. एडला मूव्ड एट द पैडलर्स मिजरेबल कंडीशन. एडला जो है वो पैडलर की मिजरेबल कंडीशन को देख करके बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है. ही टुक पिटी ऑन हिज मिजरेबल कंडीशन. शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद दैम विद ओवर क्रिसमस ईव. वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो क्रिसमस ईव उनके साथ सेलिब्रेट करे. The peddler was given a bath, had a haircut and shave, was dressed in a suit. जब पेडलर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसको नहलाया जाता है, उसके बाल, उसकी शेविंग की जाती है, उसके अच्छे से बाल जो उसके बेतरतीब लंबे कटे फैले हुए बाल थे उस सबको कट किया जाता है, और उसको आयरन मास्टर का एक अच्छा सा सूट पहनने के लिए दिया जाता है. तो ये सब उसको जब तैयार किया जाता है तो नाउ ही इज़ अ फिजिकली वेरी चेंज पर्सन. तो अब उसका अपीयरेंस जो है एकदम बदल जाता है. इन ब्रॉड डे लाइट द पैडलर वॉज एक्सपोज्ड. आयरन मास्टर गॉट एंग्री. पैडलर रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट. अब क्या होता है कि ब्रॉड डे लाइट माने सुबह जब होती है, रात, तो आयरन मास्टर दिन की रोशनी में जब आयरन मास्टर पैडलर को देखता है तो वो पाता है कि जो पैडलर है वो नहीं है जिसको कि उसने समझा था. पैडलर वॉज एक्सपोज्ड. पैडलर की पोल खुल जाती है, उसका सत्य जो है सामने आ जाता है, क्योंकि अब आयरन मास्टर को पैडलर अपना मित्र वोन स्टिल दिखाई नहीं देता, उसकी शक्ल एकदम बदल जाती है. आयरन मास्टर गॉट एंग्री. आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पैडलर कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो मना किया था उनके साथ आने के लिए, वही उसको जबरदस्ती लेकर के आया है. So Iron Master daughter wanted the peddler to enjoy a day of peace with them. वो जो होता है आयरन मास्टर उसको अपने घर से भगाना चाहता है, लेकिन आयरन मास्टर की डॉटर चाहती है कि वो उनके साथ शांति से फेस्टिवल को, क्रिसमस फेस्टिवल को एंजॉय करे और सेलिब्रेट करे. वो नहीं चाहती कि वो अभी जाए. आयरन मास्टर वेंट टू चर्च एंड केम टू नो दैट द पैडलर वॉज अ थीफ. आयरन मास्टर चर्च जाता है. आयरन मास्टर और एडला विल्मनसन उसकी बेटी दोनों चर्च जाते हैं. जब वहाँ से आते हैं तब उनको पता चलता है कि पैडलर जो है, ट्रैप सेलर जो है, वो एक चोर है और वो एक आदमी के 30 क्रोनर्स लेकर के भागा है. ऑल दिस थिंग दे गॉट टू नो इन द चर्च. में जाके उनको ये सब बातें पता चलती हैं. लीविंग द आयरन मास्टर्स फैक्ट्री. अब हम देखते हैं कि पैडलर हैड गॉन बट डिडंट टेक एनीथिंग विद हिम. जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है घर लौट करके आते हैं तो वो पाते हैं कि जो पैडलर है वो उनका घर छोड़ करके जा चुका था. उनको तो डर था कि चोर हमारे घर में है, हमारे घर का भी कई सामान चोरी करके वो ले जा चुका होगा, लेकिन वो जब आते हैं तो पाते हैं कि वो पैडलर वहाँ से भाग चुका है, लेकिन वो उनका कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि ही लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विल्मनसन. उसने आयरन मास्टर की डॉटर के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़ के वो जाता है. It was a Christmas present having a small rat trap, 3 wrinkled chrono notes and a letter for Adela thanking her for being so nice to him. और जो पैकेज वो आयरन मास्टर की डॉटर के लिए छोड़ के जाता है तो उसमें क्या था? उसमें एक गिफ्ट था. गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा तारों का बना हुआ एक रेड ट्रैप था, चूहेदानी थी. एक लेटर उसने आयरन मास्टर की डॉटर के लिए लिखा था, थैंक्स लेटर, और उसमें 30 क्रोनोर्स जो वो चोरी करके भागा था वो 30 क्रोनोर्स भी उस पैकेज में थे. तो ये सारी चीज़ें उसने वापस उनको लौटा करके वो चला गया था, वापस उनके घर दे करके वो चला गया था. अब नाउ वी सी दैट लेटर टू एडला विल्मनसन. एडला विल्मनसन को जो रेड ट्रैप सेलर ने लेटर लिखा था उसमें क्या था? ये जो लाइन है, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स.
which are given at the end of the chapter में दिया गया है, आपके चैप्टर के आखिरी में ये सारा लेटर लिखा गया है. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. वो कहता है कि उसको संबोधित करता है ऑनर्ड एंड नोबल कह करके. ऑनर्ड का मतलब होता है सम्माननीय एंड नोबल का मतलब होता है महान. उसको ये सारे दो एडजेक्टिव्स देता है वो. तो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, जैसे कि तुमने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं सच में किसी मिलिट्री का, किसी रेजिमेंट का मैं कैप्टन हूँ. तो मैं भी चाहता हूँ कि बदले में मैं भी आपकी तरह वैसा ही व्यवहार करूँ, मैं भी ऐसे ही व्यवहार करूँ जैसा एक कैप्टन व्यवहार करता है, एक सज्जन व्यक्ति व्यवहार करता है. क्योंकि मैं डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, क्योंकि मैं तुमको शर्मिंदा नहीं करना चाहता. एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, आपका ये क्रिसमस का इतना होली फेस्टिवल आ रहा है, इस क्रिसमस फेस्टिवल में मैं एक चोर के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरेंस, यानी आई डोंट वांट टू मेक यू फील एम्बेरेस्ड, मैं आपको शर्मिंदा नहीं महसूस कराने देना चाहता. बट यू कैन गिव द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने आपको पैकेज दिया है इसमें जो 30 क्रोनोर्स हैं, ये मनी है जो रोड साइड में जो ओल्ड मैन, जो ओल्ड क्रॉफ्टर रहता था, प्लीज़ रिटर्न दिस मनी टू हिम, ये मनी जो है उसको आप लौटा दें. एंड द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड, और ये जो रेड ट्रैप है, छोटे सा चूहेदानी, मैंने मेरी तरफ से आपको क्रिसमस का प्रेजेंट है. और ये क्रिसमस का प्रेजेंट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्रिसमस का प्रेजेंट एक रेड की तरफ से, एक चूहे की तरफ से आपको दिया जाता है. वो चूहा जो कि इस कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, अगर आपका अच्छे व्यवहार उसको कैप्टन न बनाता तो वो भी इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आपने उसको अपने व्यवहार से चेंज कर दिया है, उसमें भी अपने आप को ठीक करने की ताकत आ गई है. ही इज एबल टू स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, वो भी अपने आप को मजबूत बना सकता है, चेंज कर सकता है. एंड कैन बी अ गुड पर्सन. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वोन स्टेल, और उसके बाद जो नीचे वो साइन करता है तो अपने को अपना नाम नहीं बताता, असली नाम, बल्कि अपने को कैप्टन वोन स्टेल करके ही साइन करता है. इट मीन्स दैट नाउ ही इज अ चेंज्ड पर्सन. इससे ये पता चलता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है. नाउ ही इज नो मोर अ थीफ और बैगर और अ पैडलर, अब वो कोई चोर या कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं है. So now we come to the end of this chapter, and what we have learned from reading this chapter, that it is only kindness and love which can change the human heart. केवल प्रेम, प्यार, दया भाव ही वो चीज़ है जो मनुष्य के हृदय को बदल सकती है. बाकी कोई भी भौतिक चीज़ें, materialistic things can't change a person. So thanks for watching, children. Thank you so much. Keep practicing, keep learning. Till we'll meet again in the next video with another inspiring story. Till then, goodbye. Take care. Thanks for watching once again.